राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हिंदी प्रश्न पत्र तिथि का 2017 का पेपर पढ़ेंगे, जिसका पहला ही देखिए निर्देश दिया है। इस प्रश्न पत्र में 50 वैकल्पिक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनुवाद है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है। पहली शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी। तो हम सबको पता है कि यह हमारा 11वीं शताब्दी में होने लगा, ठीक है। आप कह रहे हैं पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि पुरुष परीक्षा हमारे प्यारे दुलारे विद्यापति जी की रचना है, ठीक है। पूर्व परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, द्वैत निर्णय, शैव सर्वस्व सार इत्यादि विद्यापति जी की संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं, ठीक है। इनकी अन्य प्रमुख रचना कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली है, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या फिर मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है, या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, या फिर डॉक्टर वूलर है। तो आप सबको पता है कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा है ना। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसको पूर्णतः अप्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रामाणिक मानने वाले में आपको पता है श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्रू बंधु, कर्नल टॉड, कुंवर कन्हैयाजू और रामकृष्ण दास जी है, ठीक है। और अप्रामाणिक मानने वालों में कौन कौन है देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद और मुरारी दान है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है। अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में कौन है। तो डॉक्टर मुनिजिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विपिन बिहारी चंद्र द्विवेदी। तो हम लोगों ने इसका आंसर कौन सा पढ़ा, तीसरे का। इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा ना, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है, ठीक है दोस्तों। हमसे अगर मिस्टेक हुई तो क्षमा करिएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, ठीक है। क्या दिया देखिए। मोरा जुगना नविलरा भयो है गुलाल, कैसे घर देनी बकस मोरी है ना। यह किसकी पंक्ति है ऐसा हमें बताना है, ठीक है। धर्मदास की है, अमीर खुसरो की है, दरिया साहब की है, या फिर यारी साहब की। इस पंक्ति को पढ़ते ही हमें पता चल गया कि ये किसकी पंक्ति है, अमीर खुसरो जी की पंक्ति है, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर, ठीक है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी ऐसा हमें बताना है। तो हम सबको पता है कि मीराबाई की उपासना कैसे थी, माधुर्य भाव की, है ना। माधुर्य भाव की उपासना की थी, क्योंकि मीराबाई क्या करती थी, वह अपने इष्टदेव श्री कृष्ण को प्रीतम या पति के रूप में मानकर उनकी उपासना करती थी। तो फिर इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है बताइए। ब्रज भाषा मिश्रित बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, या फिर राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, या 5 भाषाओं के मिश्रण वाली बोली, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही 3 नंबर, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, ठीक है। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। सुजान कुमार की सूफी आख्यान का नायक है, प्रेम आख्यान, है ना। सुजान कुमार की सूफी प्रेम आख्यान का नायक है। तो आप सबको पता है कि यह मधुमालती का नायक है, ठीक है। और चित्रावली का देखिए क्या कह रहा है। सुजान कुमार चित्रावली का है ना,
सुजान चित्रावली का नायक है और चित्रावली उसकी नायिका है और उसके रचनाकार, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें चित्रावली होगा। इसके रचनाकार चित्रावली, इसके मतलब नायक चित्रावली के नायक है और इसकी नायिका चित्रावली है और इसका रचनाकार उस्मान जी है। और मधुमालती, मधुमालती किसकी है दोस्तों? तो मधुमालती प्रेमाख्यान की नायिका है और इसके नायक कौन है? मनोहर है और ये मंझन की रचना है, ठीक है। और फिर आते हैं इंद्रावती पर। तो इंद्रावती हमारी किसकी नायिका है? इंद्रावती की ही नायिका है। इसके नायक राजकुंवर जी हैं और यह नूर मोहब्बत की रचना है। फिर आते हैं हंस जवाहिर, जिसमें हंस नायक होता है और जवाहिर नायिका होती है। यह कासिम शाह की रचना है, ठीक है दोस्तों। सखी हो श्याम रंग रंगी की बिकाई गई वह मूरत सूरत माह पगी, है ना। कह रहा है कि ये पंक्तियाँ किसकी है ना। तो हम सबको पता है कि यह पंक्तियाँ किसकी हैं। यह पंक्तियाँ हमारे प्यारे गदाधर भट्ट की है, ठीक है। गदाधर भट्ट की, ठीक है। तिय शैशव जोबन मिले भेद न जात, प्रात समय निशिद्यंश के दुओ भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है ना। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो वयः संधि का, है ना। वयः संधि का वर्णन किया गया है। जब नायिका शैशव बालपन को त्यागती हुई यौवन युवावस्था की ओर अग्रसर होती है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? वयः संधि कहते हैं, ठीक है। जगत जनायो जिम सकल सो हर जान्यो नाय, जो आँखिन सब देखिए आँखें देखी जाए, है ना। ये इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। तो आप सबको पता है कि इसमें उदाहरण अलंकार, क्योंकि वो उदाहरण दे रहा है ना कि सो हर जानो जाए, है ना। जिस तरह से वो उस तरह से ये है। फिर प्रश्न नंबर 11 देखिए। मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है ना। तो नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, या फिर प्रकृतकार के रूप में, या फिर मुक्तककार के रूप में। तो हम सबको पता है कि ज़्यादातर किस रूप में देखा जाता है? तो प्रबंधकार के रूप में मैथिलीशरण गुप्त को देखा जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 12। रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। दिनकर जी द्वारा कहा गया यह कथन के किस काव्य के संबंध में है? तो आप सबको पता कि यह कुरुक्षेत्र के संबंध में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। यह पंक्ति आगे की किस कविता से है? तो आप ये सब आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत है कि हवाई अड्डे पर विदा नामक पंक्ति है, कविता है जिसकी ये पंक्तियाँ है, ठीक है दोस्तों। ठंडा लोहा कविता संग्रह के लेखक। आपको एकदम आसान सा प्रश्न हो गया ये। ठंडा लोहा किसकी है? हाँ, ठंडा लोहा हमारे धर्मवीर भारती की प्रश्न है। फिर आते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ये भी एकदम आसान सा प्रश्न पूछ दिया। यह देवरानी जेठानी की कहानी है ना। सर्वसो आनंदी, ज्ञानो, है ना, छोटे लाल, ये सब। अब 16 नंबर देखिए। ये देवरानी जेठानी की कहानी कब आई थी ये भी जान लीजिए। 1870 ईस्वी में आई थी और रचना पंडित गौरी दत्त की थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या दिया? रानी केतकी की कहानी देखिए। रानी केतकी की कहानी 1803 से 1805 के बीच आई थी। इंशाल्लाह इसके रचनाकार है। फिर क्या है? वामा शिक्षक देख लीजिए। वामा शिक्षक की जो है समय 1872 ईस्वी है और ईश्वरी प्रसाद और कल्याण दोनों ने मिलकर लिखा था। ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, ठीक है। फिर आते हैं भाग्यवती। 1872 ईस्वी की रचना। ईश्वरी प्रसाद 1877 है ना। भाग्यवती क्या है? 1877 सदानंद फिल्लौरी की रचना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है ना। तो आप सबको पता है कि यह सूरजमुखी अंधेरे की, सूरजमुखी अंधेरे का। तो
उपन्यास है उसमें कामकुंठा से शिखा स्त्री का चित्रण किया गया है। आप सबको पता है कि जिंदगी नामक में जो विषय वस्तु है पंजाब की जीवन शैली का पूर्ण विवरण दिया गया है। कृष्णा सोपती जी की रचना है। अनित्य अनित्य किस गांधीवाद की व्यर्थता और भगत सिंह आदि के क्रांतिकारी आंदोलन की सार्थकता का वर्णन है इसमें। और ये मृदुला गर्ग की रचना है अनित्य। फिर शेष यात्रा देखिए किसकी है। आधुनिक नारी की समस्या का चित्रण, आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया गया है। उषा प्रेमवदा जी की रचना है। फिर आते हैं सूरजमुखी अंधेरे का, जिसको आपने पढ़ा ही था, ये कृष्णा सोपती जी की रचना है। फिर 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है ना। तो ये तो एकदम आसान सा हो गया, ये हमारी रक्षाबंधन का है ना। अब इसमें नील देवी जो दिया है यह 1881 में आया था। अंग्रेजी राज्य से मुक्ति की कामना और नारी स्वातंत्र, ये हरिश्चंद्र जी की रचना थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। रक्षाबंधन तो आप सबको पता ही है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन करते हुए कविता है, रचना है, हरे कृष्ण प्रेमी जी की रचना है। और 1934 में आया था रक्षाबंधन, ठीक है दोस्तों। सिंदूर की होली भी 1934 में ही आया था। ये तो विधवा विवाह पर आधारित है, आप सबने इसको पढ़ा होगा, हमारे सिलेबस में लगा हुआ है सिंदूर की होली। और इसके रचनाकार आप कमेंट में बताइए कि कौन है। सिंदूर की होली नामक नाटक के रचनाकार कौन है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर सागर विजय 1932 में आई थी। यह एक पौराणिक रचना है और इसके रचनाकार उदय शंकर भट्ट जी हैं। सागर विजय उदय शंकर भट्ट जी की रचना है, ठीक। अब निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है क्षेमीश्वर कृत चंडी कौशिक के आधार पर लिखा गया। तो क्षेमीश्वर कृत देखिए क्या कह रहे हैं, क्षेमीश्वर कृत चंडी कौशिक के आधार पर लिखा गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सत्य हरिश्चंद्र ही है, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र हमारा है जो कि क्षेमीश्वर के चंडी कौशिक के आधार पर लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। ये बंगला रचनाकार थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं। अर्थोपक्षेपक पूछ रहा है, ये बार बार पूछता है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पेन अगर लेके बैठे हैं तो। ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 5 प्रकार का होता है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये 5 प्रकार का होता है। और 5 के नाम सुनिए, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य और अंकावतार, ये 5 है। फिर से एक बार देखिए, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये हो गया हमारा अंकों अर्थोपक्षेपक के रूप, ठीक है, प्रकार, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है। तो देखिए मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना हमें देखना है। तो हम सबको पता है कि इनकी कौन सी नहीं है, क्योंकि कल्चर एंड आर्ट की इन्हीं की है, लिटरेचर एंड ड्रामा भी इन्हीं की है, एसेज ऑन चर्च स्टेट भी इन्हीं की है। लेकिन द कॉकटेल पार्टी, जो ये कॉकटेल पार्टी है, ये इनकी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे द होना चाहिए था, द कॉकटेल पार्टी। तो देखिए कल्चर अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये सभी मैथ्यू आर्नोल्ड की रचनाएं हैं। और द कॉकटेल पार्टी जो 1935 में आई थी, द सेक्रेड बुद, एलिजाबेथ, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न आदि टी.एस. एलियट की रचनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो द कॉकटेल पार्टी किसकी है, टी.एस. एलियट की, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम बताएं, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ही सही हो जाएगा, कीर्ति लता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका, ये दिया हुआ है, ये सही है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ठीक है दोस्तों। कीर्ति पताका भी है, ये देखिए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें हमारा देखिए प्रश्न नंबर आंसर का ऑप्शन 4 सही है। इसमें चिंतामणि 1609 में चिंतामणि जी थे और रचनाकाल इसका है, इनका क्या है, 1643 ईस्वी है। महाराज जसवंत सिंह 1627 ईस्वी इनका रचनाकाल
जो है संभावित जो है 1657 है। फिर देव का समय क्या है, लगभग 1673 ईस्वी है और इनका रचना काल 1689 है। ठीक है। भिखारी दास का 1700 ईस्वी इनका संभावित समय है लगभग, और 1728 इनका संभावित रचना काल है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट तो इन लोगों का मिल नहीं पाया था, तो इसलिए इनको संभावित बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, सांध्य अटन, और क्या दिया है उजड़ सांध्य अटन है ना। एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, सांध्य अटन, और एक और है क्या है उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम हमने लिखना भूल गए थे। उजड़ ग्राम भी है। सबसे पहले एकांतवासी योगी आएगा, फिर एकांतवासी योगी के बाद क्या है उजड़ ग्राम है, जो कि हमें लिखना मतलब यहाँ पे उजड़ ग्राम होना चाहिए। उजड़ ग्राम ये है, यही वाला यहाँ पे होना चाहिए। एकांतवासी योगी के बाद उजड़ ग्राम, फिर योगी, फिर शांत पथिक, फिर सांध्य अटन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए एक बार इनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। श्रीधर पाठक जी की रचना देखिए, हिमालय 1885 ईस्वी में आई थी। एकांतवास सबसे पहली रचना इनकी क्या है, हिमालय। ठीक है दोस्तों। फिर एकांतवासी योगी 1886 में, जगत सच्चाई 87 में आया था। उजड़ ग्राम 89, गुणवंत हेमंत 1900 में, श्रांत पथिक 1902, कश्मीर सुषमा 1904 में आया था। बनास्टक 1911 में आया था, और देहरादून 1914 में आया था। और सांध्य अटन इनका क्या हुआ था 1918 में, और भारत गीत एक लास्ट वाला है इनका, जो 1928 में आया था। अब आप प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो इनका तो पहला ही सही है, गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना है ना। ये वाला सही है, पहला सही है, ये सब गलत है। तो ठीक है, देखिए इनकी गीतिका का समय 1936 है। उसके बाद फिर इनकी अर्चना का 1950 ईस्वी है। आड़िमा का समय कब क्या है, इस तरह से आड़िमा और गीतिका भी इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों। गीतिका 1936 में आई थी। सबसे पहले गीतिका, फिर अणिमा, फिर अर्चना, फिर आराधना। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही होगा। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। क्या कह रहा है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है ना। तो अंधा कुआं है, एक तारे की आंख, बकरी और कोर्ट मार्शल। क्या सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें हमारा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अंधा कुआं 1955 में आया था, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। बकरी आप सबको पता है हमारे सिलेबस में लगा हुआ, 1974 सर्वसिद्धार सक्सेना। एक तारे की आंख 1980 ईस्वी मणि मधुकर की रचना है। कोर्ट मार्शल तो एकदम फेमस रचना है, ये हमारे स्वदेश दीपक जी की है। ये कब आई थी, 1991 में आई थी, 1991 में। तो देखिए आप लोग अपने सिलेबस में जितनी रचनाएं दिए हैं सबका वो देखना है एक बार, तब आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो प्रश्न उसमें से पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आंदोलनों निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम लगाना है ना। आलोचना ग्रंथ है और हम लोग ग्रंथकार को भी बताएंगे। तो पहला देखिए, पहला है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, वामा शिक्षक और रानी केतकी की कहानी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले है रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र, इसको कहा जाता है। यह 1800 ईस्वी से 1808 के बीच तक मानी जाती है और इंसान अल्लाह खां की रचना है। फिर वामा शिक्षक तो आप सबको पता है, 1872 ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय मिलकर लिखे थे। और भाग्यवती अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, सरदाराम फिल्लरू जी की रचना है, 1877 में आई थी। पुरुष परीक्षा गुरु को तो आचार्य शुक्ल जी प्रथम उपन्यास भी मानते हैं, अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेजी ढंग का लिखा हुआ। और इसके रचनाकार कौन है ये आप हमें कमेंट में बताइए। परीक्षा गुरु नाटक
परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार आप कमेंट में बताएं कौन है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का, यहाँ पे ग्रंथ होना चाहिए था दोस्तों, थोड़ा सा टाइटल ग्रंथों का है, ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, वाद विवाद संवाद, अधूरे साक्षात्कार, रामायण एक पुनर्विचार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो इसमें हमारा प्रश्न का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है ना, ये शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। ये 1954 ईस्वी में आई थी। ठीक है, आप पेन कॉपी ज़रूर लिखे लिए रहिएगा, ये सब नोट करते जाइएगा। ठीक, रामायणी एक पुनर्विचार, ये तो आप सबको पता है, मुक्तिबोध जी की रचना 1961 ईस्वी में आई थी। अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी में निमचंद जैन जी की रचना है। फिर एक और रचना है जो नीचे चली गई है, हाँ, वाद विवाद और संवाद। वाद विवाद और संवाद 1989 ईस्वी में आई थी। 1989 ईस्वी में नामवर सिंह की रचना है। ठीक है दोस्तों, वाद विवाद संवाद। तो इन रचनाकारों को जो बार बार पूछ रहा है उसकी आप लोग क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं, कह रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम। तो जितने भी पाश्चात्य साहित्यकार हैं उनके जन्म काल को आप जरूर देख कर जाइए, जिसमें पहले नंबर पे हमारे कौन आते हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नल्ड, टी.एस. इलियट। अरस्तु का समय 2 है, कब बताया जाता है, 384 ईसा पूर्व, इनका जन्म स्थान मकदूनिया। फिर कॉलरिज का 1772 बताया जाता है। क्या बताता है कॉलरिज का समय, 1772 ईस्वी, इंग्लैंड के इनका जन्म स्थान या रहने वाले इंग्लैंड के थे। फिर मैथ्यू अर्नल्ड, देखिए मैथ्यू अर्नल्ड का समय 1822 ईस्वी है, इंग्लैंड के ये भी है। टी.एस. इलियट 1888 ईस्वी में इसका है, और ये भी कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर आते हैं भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम। नाट्य वृत्तियाँ भी आपको बहुत आवश्यक है पढ़ना, क्योंकि नाट्य वृत्तियों से प्रश्न हर बार पूछ ही लेता है। तो इसमें प्रश्न नंबर का ऑप्शन 3 सही है, भारती, सातवती, कैसकी और आर्वती। ठीक है, तो भारत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियाँ इस प्रकार है। भारती मतलब होता है वाग्भूयिष्ठा, सातवती मतलब सत्य स्वरूपा, कैसकी विचित्र वेशा, आर्वती नानाचार्य। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 31 देखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, हाँ सब कभिन केर पछी लगा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, प्रभु जी हो पत्तन को ठीको। फिर सकवद्दा आ गया, अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि ग्रंथन के है चाकर चेहरे, है ना। तो वो सूची 21 सूची को यहाँ से मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं हाँ सब कभिन केर पछ लगा, ये जायसी जी की रचना है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये तो आप सबको तुरंत पढ़ते पता चल जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। फिर प्रभु जी हाँ पत्तन को टीको, है ना, ये सूरदास जी की है। अब तो अजपा जब मन मेरे, ये किसकी है, तो मरुदास जी की रचना है। ठीक है, अब निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए, है ना। तो रचनाएं दी हैं और उनके रचनाकार भी दिए हैं। पहला है राउरवेल, मानलासन चंदन बाला रास, योगचर्या, है ना। तो फिर ये देखिए रचनाकार आसकु, डोम विपा, कुकुर विपा, रोल कवि या फिर तलपति। तो कौन कैसा है ये आप हमें देखना है। तो हम सबको पता है कि राउरवेल जो रचना है, राउरवेल रोड कवि जी की है, कुमार रस दलवती विजय जी की है, चंदन बाला रास आसु कवि की है, योगचर्या डोम विपा की। इस तरह से हमारी ये रचना है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 33 पर, कवियों को उनके काव्य कृतियों के साथ सम्मिलित करना है ना। सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमार चौहान और गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। तो जिसमें ऑप्शन देखिए, मौर्य विजय, राखी की चुनौती, राष्ट्रीय तरंग और विप्लवकांत सतरंगी पंखों वाली भी दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा कोड।
तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये देखिए। सियाराम शरण गुप्त की रचना क्या है? मौर्य विजय है। ठीक है, सियाराम शरण जी की मौर्य विजय। देखिए नीचे दिया हुआ है मौर्य विजय। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गान हो जाएगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या हो जाएगी? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गान हो गया। और फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की राखी की चुनौती हो जाएगी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय तरंग, है ना। ठीक है, इस तरह से हमारी रचनाकार हो गए। तो एक बार देखिए, सियाराम शरण गुप्त के मौर्य विजय है, अनाथ है, दुर्वादल है, आर्द्रा है, आत्मोत्सर्ग, पाथे और बापू। बालकृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गायन के साथ साथ कुमकुम, रश्मि रेखा, विनोबा, शास्तवन और उर्मिला भी है। सुभद्रा कुमार चौहान जी की राखी की चुनौती, तुरधारा, मुकुल, जलियांवाला बाग, स्वदेश के प्रति। शुक्ल स्नेही जी का देखिए राष्ट्रीय तरंग, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय वीणा, कृषक क्रंदन। नागार्जुन जी का देखिए सतरंगे पंखों वाली युगधारा, भस्मा को तुमने कहा था। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 33। अब 34 देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, श्रेय नहीं कुछ, क्या दे रहा है? श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में वीरा के माध्यम से अपने। तो ये किसकी है? ये अज्ञेय जी की पंक्तियाँ हैं। किससे? किस कंपनी वाला ना, असाध्य वीणा। फिर परम अभिव्यक्ति, वह परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जो पता नहीं जाने कहाँ से कहाँ वह है ना। ये मुक्ति बोध जी की पंक्तियाँ हैं। पर एक तत्व है बीज रूप, स्थिर मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में, है ना। तो ये क्या है? धर्मी भारती जी की रचना है। मैं उनके आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग पिता का नाम किंतु बोल न सकेंगे। ये किसका है? तो ये रश्मि रथी से दिनकर जी की रचना है। ठीक है, कर्ण बता रहा है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सम्मिलित करना है। ठीक है, मधुलिका है, प्रभात फेरी है, रणभंग है, काठमांडू की पहली। इसमें हमारा मधुलिका किसकी है? रामेश्वर शुक्ल की रचना, रामेश्वर शुक्ल जी की रचनाकार। इसकी मधुलिका के रचनाकार कौन है? रामेश्वर शुक्ल जी हैं। फिर प्रभात फेरी जो है उसके कौन है? नरेंद्र शर्मा जी हैं। फिर प्रणभंग किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और फिर क्या दिया है? काठमांडू की पहली सांझ, है ना। काठमांडू की पहली सांझ किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है। तो चलिए देर न करते एक बार लोगों की रचना हम देख लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन, है ना। शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है काठमांडू की पहली सांझ, जीवन के गान, विश्वास बदलता ही गया, वाणी की व्यथा। फिर क्या उन्हें? सियाराम शरण गुप्त, मृगमयी, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल, ये गुप्त जी की रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल देखिए, इनकी मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चून और वर्षांत के बादल, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल के हैं। ठीक है, और नरेंद्र शर्मा की रचना देख लीजिए, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, कामिनी, हंसमाला, अनिशस्य है। ठीक है, तो देखिए हमने कोड भी डाला था लेकिन हो गया। इसको हम लोग यहाँ तक, आज हम लोग 35 प्रश्न ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। आप अपने पढ़ाई को रोज़ करते रहिए और परीक्षा निकट है इसलिए जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। ठीक है, राधे राधे दोस्तों।